इमेजिन करो आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ सब कुछ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, शॉप्स सब गवर्नमेंट के अंडर हैं। फिर एक दिन अचानक अनाउंस होता है कि कल से सब कुछ मीन्स सभी सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और जनता को सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू मैनेज कि एक ही रात में सब कुछ अचानक से बदल गया। रशिया का जो पाथ था कि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म और पब्लिक से प्राइवेटाइजेशन करने का, वो पाथ सही था, लेकिन उसको जो करने का तरीका था वो गलत था। आप सोचो कि एक किसी कंट्री में 70-80 सालों से सोशलिज्म पैटर्न है, सभी सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर है, बट एक ही रात में अनाउंस किया गया कि मॉर्निंग में उठे तो हमें पता चल रहा है सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो लोगों के लिए कितना शॉकिंग था वो। रशिया के साथ यही हुआ और इसी सडन चेंज को, ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ था वहाँ पर, इसी को क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। और मेरे साथ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी स्टार्ट किया है हमने, जिसमें हमने द सोवियत सिस्टम, गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन बिल्कुल डिटेल में करे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और आज हम करने जा रहे हैं शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ईजी वे में करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या बताया कि ये जो ड्रास्टिक चेंज था इसी को क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। शॉक मीन्स क्या? शॉक पुराना सिस्टम जो कम्युनिज्म था पूरी तरह उसको तोड़ देना, और थेरेपी क्या थी? न्यू सिस्टम। इट मीन्स कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से देश का इलाज करने की जो कोशिश की गई थी वो थेरेपी थी। क्लियर हुआ? मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ व्हाट इज शॉक थेरेपी। एंड इस इलाज ने पेशेंट को, पेशेंट कौन है? रशिया, ठीक करने की बजाय एक तरह से उसको आईसीयू में ही भेज दिया। आईसीयू में इट मीन्स वो रशिया जो इकोनॉमिकली बिल्कुल वीक हो गया था और प्राइवेटाइजेशन करके वो रशिया बिल्कुल इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा। शॉक थेरेपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है गैरेज स्केल। रशिया की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी को जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनको कौड़ियों के भाव बेच दिया गया, जिसको क्या कहा गया? डर्ट चीप। उसके बाद आप ऐसे समझो कि 1.5 लाख का आईफोन है और वो 5,000 में मिल रहा है। ये सिचुएशन हो गई थी यहाँ पे। अब इन सब के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाएं। क्लियर? क्यों? और विक्टिम कौन थे? रशिया और उनकी जनता, जिनकी सेविंग रातों रात जीरो हो गई थी। रिजल्ट क्या हुआ? देश में माफिया का जन्म हुआ। और यहीं से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। अब एनसीईआरटी क्या कहते हैं? अभी तक मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, अब हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करेंगे। आई होप कि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। चलो, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? जो 15 रिपब्लिक्स थीं जो यूएसएसआर से अलग हुई थीं। Okay, by a painful process of transition from an authoritarian socialism system to a democratic capitalist system। समझ में आया? ये जो ट्रांजिशन था अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेटिक की ओर, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर, ये ड्रास्टिक चेंज को ही, इस ट्रांजिशन को ही क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। Clear? The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. एंड इनमें जो मेन लीड रोल प्ले कर रहे थे वो कौन प्ले कर रहे थे? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं एक हीरो की तरह सामने आए, और जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थीं एक तरह से उनके डायरेक्टर थे, उनको एडवाइस दी जा रही थी, उनको लोन प्रोवाइड किए जा रहे थे। एंड ईच ऑफ दीज कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और हर कंट्रीज कि क्या रिक्वायरमेंट थी कि वो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर ट्रांजिशन करना चाहती थी। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। जिन सभी फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंडर थे। बट धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? कलेक्टिव फार्म से अब प्राइवेट फार्मिंग हो रही है। एग्रीकल्चर में भी अब कैपिटलिज्म की ओर लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ दीज कंट्रीज। वो कंट्रीज
जैसे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, मान लो ये यूरोप है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सोशलिज्म कम्युनिज्म को फॉलो कर रही थी जो रशिया के साथ थी, ठीक है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो कैपिटलिज्म को डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही थी जो यूएसए के साथ थी। बट अब जब यहाँ पे कैपिटलिज्म आ गया, जब यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल अफेयर्स भी कंट्रीज़ का चेंज होगा और अब उन कंट्रीज़ का झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर बढ़ेगा। द फ्री ट्रेड रिजीम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वर टू बी द मेन इंजन ऑफ चेंज एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब पहले तो सभी सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे, पब्लिक सेक्टर्स थे, लेकिन अब जब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो FDI को बढ़ावा मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि कंट्रीज़ के एक्सटर्नल अफेयर्स चेंज हो रही हैं। अब कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से ट्रेड करेंगी एंड ईस्ट स्टेट फ्रॉम सोवियत ब्लॉक वॉज नॉट लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट। अभी बताया मैंने, अब उन कंट्रीज़ का झुकाव किधर जो होगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर, एंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यू स्टेट्स। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये एक हीरो की तरह, एक लीडर्स की तरह रोल प्ले कर रही हैं और इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को गाइड कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, अब आप खुद भी बताने की कोशिश करो कि जो जिन कंट्रीज़ में इतने सालों तक सोशलिज्म पैटर्न था, सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे, रातों रात वहाँ पर ड्रास्टिक चेंज हुआ और सोशलिज्म से प्राइवेटाइजेशन की ओर उन देशों का झुकाव हुआ, तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ, अगर ये चेंज वो धीरे धीरे करती तो सही था, ठीक है, जैसे कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन किया, फिर कुछ, बट वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ सडन ही चेंज किया गया और रातों रात ही सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस में? इकोनॉमिक क्राइसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव एग्रीकल्चर फार्म्स इनटू प्राइवेट फार्म्स। पहले जहाँ सोशलिज्म के अंडर सारे फार्म सभी लोगों की कलेक्टिव फार्मिंग करी गई, अब धीरे धीरे वो इंडिविजुअल हैंड्स में आए, ठीक है। स्टेट इंडस्ट्री अंडर प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट एन ईजी वन एंड दिस पीरियड वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि पब्लिक सेक्टर अब प्राइवेटाइजेशन में चेंज होंगे, बट एकदम से ये जो ड्रास्टिक चेंज था ये आसान टास्क नहीं था उस देशों के लिए। दिस पीरियड वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ये उन कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस लेके आया। द फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रेसिडेंट येल्स्टीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एज ये आप ज़रूर लिखेंगे एग्जाम में, एंड अदर हाई ऑफिशियल बॉट इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड एग्रीकल्चर फार्म डर्ट चीप। अभी मैंने बताया ना कौड़ियों के भाव बिक रहे थे, और जो प्रेसिडेंट के रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो उनको बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। एंड दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो गया? लार्जेस्ट गैरेज सेल अगर 2 मार्क्स में अलग से भी आता है तो आप बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल जब जो सडन चेंज हुआ पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जो कन्वर्ट किया गया रातों रात, उससे क्या हुआ? महंगाई बढ़ेगी। द वैल्यू ऑफ द रूबल, रशिया की जो करेंसी थी, डेक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई एंड दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। इतनी ज़्यादा महंगाई एकदम से बढ़ गई क्योंकि अभी तो सारी बेसिक नीड्स गवर्नमेंट पूरा कर रही थी, ठीक है, सभी सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में लोगों को मिल रहे थे। अब रातों रात जब सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की सभी सेविंग्स खत्म हो गई और रशिया में और जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। एंड कोलैप्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम, बिल्कुल जब सभी सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो गवर्नमेंट के अंडर जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी वो भी खत्म हो गई। सोवियत यूनियन वॉज द फर्स्ट एवर कंट्री वेयर द सिटीजन हैड द राइट टू वर्क, काम का अधिकार दिया था, कब? 1928। एंड दे ऑल्सो गेटिंग स्टेट असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ ओल्ड एज, इलनेस, जैसे एजुकेशन में, बीमारी में, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। एंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर was systematically destroyed and the withdrawal of government subsidies pushed large section of the people into poverty। जो लोगों को सारी गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो सब खत्म हो गई, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज़ मिल रही थी वो सब भी खत्म हो गई। तो धीरे धीरे लोग क्या हो गए?
गरीब होते चले गए। मतलब सोसाइटी में रिच और पुअर टू ग्रुप्स हो गए, हैव्स एंड हैव्स नॉट। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर डिवाइडेड रशिया बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट। और ये जो इकोनॉमिक सिस्टम जो चेंज हुआ था रशिया में, उससे क्या हुआ, एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सामने आई, समाज दो टुकड़ों में बट गया, हैव्स एंड हैव्स नॉट। इस तरह की लाइंस, इस तरह के वर्ड्स आप एग्जाम में यूज करेंगे जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। एंड प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। सिर्फ इकोनॉमिकली तो चेंज नहीं आएगा ना, जब सरकार बदली है, जब सिस्टम बदला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज होगा। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। चलो अब हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी, अदर पार्टीज को भी मौका मिलेगा। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ग्रो स्लोली। प्रॉमिस तो किए गए, बात करी गई कि डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाएगा, लेकिन इतने सालों से जहाँ पे एक ही पार्टी का रूल रहा, क्या वन डे में ये पॉसिबल है कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी, वो सिस्टमैटिकली तरीके से काम कर पाएगी, या जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स हैं ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देंगे? नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया एंड न्यूली इंडिपेंडेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अदर्स हैड बीन फ्रेम्ड इन अ हरी। जल्दबाजी में चलो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इन ऑल दीज कंट्रीज द एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट वॉज मेड मच मोर पावरफुल देन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट। अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो जल्दी जल्दी में सरकार बनी थी, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल थे। और कहते हैं ना, जब कहीं ज़्यादा पावर मिल जाए तो उसका मिसयूज होने लगता है, वो यहाँ पे भी हुआ। द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर, ठीक है, एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 ईयर, फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया। एंड दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन। अब बताओ ये कहाँ से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? बात तो वहीं पे आ गई ना। वो जो पहले था कि एक ही पार्टी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये इसमें और उसमें फ़र्क क्या रहा? एंड मोस्ट ऑफ दीज इकनॉमीज, स्पेशली रशिया, स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2010 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। इनको इकोनॉमिकली दोबारा से रिवाइव करने में बहुत समय लग गया। अगर आप रशिया की बात करें तो अपने इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद वो दोबारा से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाया। और उसके पीछे मेन रीज़न क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल। अगर आप रशिया की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच कंट्री है, और इसी की वजह से जो इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउन हो गया था, वो 10 सालों में इकोनॉमिकली फिर से स्टैंड हुआ। ओके, तो ये था आज का शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मीनिंग हमने करा, कॉन्सिक्वेंसेस करे। कॉन्सिक्वेंसेस में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक क्राइसिस लिखेंगे, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट्स रिवाइव करो और उसको लर्न करो, कोलैप्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम, उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड देन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज को डिटेल में कर देंगे, तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। आई होप कि आज का शॉक थेरेपी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एंटाइटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बाल्टिक स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ये हम कल की क्लास में करेंगे और ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।